भानु, भानु चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। भानु, भानु उठो, सुबह हो गई है। भाई साहब 10 मिनट और बस 10 मिनट और। ऐसे नहीं मानूंगा। कब से उठा रहा हूँ? अरे भाई साहब अभी तो बस 6 बजे सुबह के। ये कितनी बार समझाया, सुबह का समय अच्छा होता है पढ़ाई करने के लिए। चलो उठो, अभी पढ़ाई करो। मेरे बड़े भाई साहब चंद्रशेखर उर्फ चंदू, अरे कहने को तो मुझसे उम्र में 5 बरस बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे ही आगे थे। अरे उन्होंने तो मुझसे 3 बरस पहले भी पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन तालीम जैसे जो मामले थे उनमें वो जरा भी जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस इमारत की बुनियाद वो इतनी पुख्ता जो डालना चाहते थे। अरे अब आप ही बताइए, अगर बुनियाद पुख्ता ना हो तो कोई इमारत मजबूत बन सकती है भला? एक बरसा काम वो कभी कभार 2 और कभी कभार तो 3 बरस भी लगा देते थे। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। दिन भर अपनी कॉपी किताब खोले उसी में घुसे रहते। अरे और कभी कभार अपने दिमाग को आराम देने के लिए ही किताब के हाशिए पर ही चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली आदि की तस्वीर बनाया करते। एक ही शब्द वाक्य को बार बार लिखते रहते। अरे एक ही शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते रहते। भानु तुम पढ़ाई करो, मैं दूध लेके आता हूँ। ये कैसा? अरे और ऐसे शब्द रचना करते कि जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना तो कोई सामंजस्य। मसलन उनकी किताब पर मैंने एक बार एक इबारत लिखी देखी थी, स्पेशल अमीना भाइयों दरअसल राधे श्याम भाई राधे श्याम। इसके बाद एक आदमी का चेहरा सा भी कुछ बना हुआ है। मैंने तो खूब चेष्टा की कि इस पहेली का कोई तो अर्थ निकालूं, किंतु असफल रहा। अरे वो 9वीं जमात में थे और मैं केवल 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझ पाना मेरे लिए तो एक टेढ़ी ही खीर थी। और तो और कभी उनसे पूछने का साहस तक नहीं हुआ। अरे स्कूल का समय निकट है, झटपट अंग्रेजी पढ़ लेता हूं। कंट्री माने देश, स्टेट माने राज्य, सिटी माने शहर। कंट्री माने देश, स्टेट माने इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो पूरी उम्र पढ़ते रहोगे और हर पीना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल की बात नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। ये तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आती है विद्या। और आती भी है तो सिर्फ कहने के लिए आती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी ढंग से लिख नहीं पाते। अरे पढ़ना और बोलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में तुम क्या सोचते हो? मुझे एक कक्षा में 2-2, 3-3 बरस लग जाते हैं। तुम ये समझते हो कि हंसी खेल में यूं समय गवाते हुए पास हो जाओगे? अरे मैं तो एक दर्जे में 2-3 बरस सकता हूं, तुम तो पूरी उम्र सड़ते रहोगे। और अगर
इसी तरह से उम्र गंवानी है तो ट्रेन का टिकट निकालो और गांव चले जाओ, फिर मजे से गिल्ली डंडा खेलना। अरे बाबूजी की मेहनत से कमाई हुई पूंजी को यूं बेवजह क्यों बर्बाद करते हो? चलो अभी ठीक से पढ़ाई करो, सब पूछूंगा मैं शाम को। कंट्री माने देश, स्टेट माने। मैं तो ये लताड़ सुनकर आंसू ही बहाने लगता। अपराधी भी मैं ही था, लताड़ भी मैं ही सहूंगा ना। अरे भाई साहब तो उपदेशी कला में निपुण थे, निपुण। ऐसे ऐसे शब्दों के बाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत भी जवाब दे जाती थी। भाई इस तरह की जीतोड़ मेहनत की शक्ति तो मैं अपने अंदर नहीं जुटा सकता था। फिर जी में यही आता कि क्यों ना गांव में चला जाऊं। अरे जो कार्य मेरे बलबूते का ही नहीं, उसमें हाथ डाल के अपना वक्त जाया क्यों करूं? मुझे खुद को मूर्ख कहलाना पसंद था, लेकिन ऐसी मेहनत के नाम पर तो भाई मुझे चक्कर ही आ जाते। लेकिन फिर घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छलटी जाते और मैं छटपटे टाइम टेबल बन रहा था। अब आप ही लोग बताइए, बिना ठोस प्लानिंग के कोई कार्य सफल होता है भला? टाइम टेबल में तो मैंने खेल कूद के लिए कोई जगह ही नहीं रखी। प्रातःकाल 6 से 8 अंग्रेजी, फिर 8 से 9 गणित, फिर 9 से 9:30 इतिहास, फिर हल्का नाश्ता करके स्कूल जाऊंगा। स्कूल से आके भोजन और आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 इंग्लिश ग्रामर, फिर अब इतनी मेहनत के बाद आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहल ही लूंगा। फिर 6:30 से 7 तक अनुवाद, 7 से 8 इंग्लिश कॉम्पोजिशन, फिर भोजन, फिर 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 चलो विविध विषय, और फिर आराम। लेकिन किंतु परंतु ऐसा एक टाइम टेबल बना लेना तो एक बात थी, उस पर अमल करना दूसरी। अरे उसकी अवहेलना तो मैं मानो दूसरे दिन से ही शुरू कर देता था। मैदान की वो सुखद हरियाली, अरे हवा के वो मंद झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, अरे वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अनिवार्य और अज्ञात रूप से अपनी ओर खींच ले जाती थी। और फिर वो आंख फोड़ू पुस्तकें, अरे वो जानलेवा टाइम टेबल, उसकी किसको याद रहती? मगर फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अरे मैं तो उनके साए तक भागता, उनकी नजरों से दूर रहने की चेष्टा करता था मैं। अरे उनकी नजर मेरी ओर उठी और मानो मेरे प्राण सूख गए। पूरा समय मानो सिर्फ एक नंगी तलवार लग रही, नंगी तलवार। लेकिन मैं खेल कूद की माया से मुक्त ही ना हो पाया। अरे आज तो परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आया। भाई साहब स्कूल पे रिजल्ट लगा, जाके देख ले। हाँ चलो। भालू, अरे मैं तो प्रथम आ गया। अरे मैं पास क्या हुआ, मैं तो प्रथम आ गया, प्रथम। मैं तो प्रथम आ गया। लेकिन भाई साहब का रिजल्ट क्या आया था? लगता है भाई साहब तो फेल हो गए। अब मेरे और भाई साहब के बीच ना केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया था।
जी में तो आया कि भाई साहब तो आड़े हाथे लो। अरे आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? कहाँ गई घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता कूदता दर्जा में अव्वल। लेकिन अब कोई इतना दुखी दिखाई दे तो क्या कर सकते हैं? उनके जले पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। अब मरे हुए को और क्या ही मानना। हाँ, अब मुझे खुद पर कुछ अभिमान सा आया और आत्म अभिमान भी बढ़ा। अरे अब तुम मजे से खेल कूद में शरीक होने लगा। लेकिन ये बात भी ये भाई साहब भाप चुके थे। अरे इनकी सहज बुद्धि इतनी तीव्र जो थी, इसीलिए एक दिन सारा दोपहर जब मैं गुल्ली डंडा की भेंट चढ़ाकर लौट ही रहा था, तब मानो भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बेटा, साल तो दर्जे में पास हो गए और अव्वल भी आ गए। तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास तो पढ़ा ही होगा, रावण का नाम सुना ही होगा। तो बताओ, उसके चरित्र से तुमने कौन सा सबक सीखा? बताओ बताओ। या यूं ही पढ़ गए थे? महज इम्तिहान पास कर लेना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है बुद्धि का विकास। जो कुछ लिखो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, पूरे भूमंडल पर उसका राज था। वैसे आजकल अंग्रेजों का राज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। बहुतेरे राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सारे माहिब उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। अरे अग्नि और जल देवता भी उसके दास थे। मगर अंत में क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। उससे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। अरे इंसान को जो कुकृत्य करना है करे, अभिमान ना करे। इतराए ना, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। वो एक नाम याद नहीं आ रहा, उस शैतान के बारे में भी पढ़ा ही होगा। कौन? महाबली? हाँ हाँ, महाबली। उसको यह अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं। अंत में क्या हुआ? अरे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया, नरक में। और शाहिरून को जानते हो? शाहिरून को उसने भी अभिमान किया था। अरे भीख मांग मांग कर मर गया, भीख मांग मांग कर। और तुमने तो सिर्फ एक दर्जा पास किया है, इसमें तुम्हारा दिमाग फिर गया। तब तो आगे बढ़ चुके तुम। और ये समझ लो, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, बल्कि अंधे के हाथ पे बटेर लग गई है, बटेर। और बटेर एक बार हाथ लग सकती है, बार बार हाथ नहीं लगती। अरे अरे गिल्ली डंडे में भी कभी कभी अंधचोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। अरे मेरे पैमाने पे ना जाओ। जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा, पसीना। जब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। अरे बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं। 8 तो हेनरी हो गए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय काल में हुआ, ये याद कर लेना आसान समझते हो? अरे हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिख दिया तो सारे नंबर गायब, सफा चक। शिफ्र भी ना आएगा, शिफ्र हो किस ख्याल में? अरे दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स और कईयों चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, चक्कर। आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग। और इन अभागों को भी कोई नया नाम नहीं मिला। एक ही नाम के पीछे, पता ही होगा आप लोगों को,
द्वयम त्रयम चयम पंचम लगाते चले गए, लगाते चले गए, लगाते चले गए। अरे अरे मुझसे पूछ लिया होता मैं 10 लाख नए नाम बना देगा। ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री से तो खुदा बचाए। इधर आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। अरे अरे कोई निर्दयी नामुरादों से पूछे आ बा जा या आ जा बा में क्या अंतर है? अरे क्यों व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, अरे खाई ना, इसमें क्या रखा है? लेकिन इन परीक्षकों को कौन समझाए? जो कुछ पुस्तक में लिखा है चाहते हैं छात्र अक्षर अक्षर रट डालें। और भाई साहब इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, शिक्षा। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो लंब आधार से दुगना होगा। क्या है भाई, दुगना हो चौगना हो या आधा ही रह जाए मेरी गलत से। लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो ये सब फालतू बातें याद करनी पड़ेंगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो कि 4 पन्ने से कम का ना हो। अब आप अपनी कॉपी सामने खोलिए, कलम हाथ में उठाइए और उसके नाम को भाई साहब, हाँ सुसुजा किया रुको, रोको उसको रोको। बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी एक बहुत अच्छी आदत है, इससे जीवन में संयम आ जाता है। अरे लोगों का आप पर स्नेह बढ़ जाता है और कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखें? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने क्यों बर्बाद करें? अरे मैं तो इसे हिमाकत कहूंगा, सरासर बदतमीजी। ये समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। क्यों व्यर्थ की बात को जबरदस्ती ठूस देगा। भाई साहब थोड़ी जोर से आ रही है, जाके हुआ बोला ना रुको। अभ्यास है रोकना भी, रुको। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है झटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे चाहे जैसे लिखे। और वो पन्ने भी फुल स्केप आकार वाले, फुल स्केप। अरे आप ही बताइए, ये छात्रों पर अत्याचार है या नहीं? छात्रों पर अत्याचार है। और मजे की बात बताता हूं आपको, कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। ये तो हम सबने पढ़ाई होगा, संक्षेप में लिखो। संक्षेप, जो संक्षेप 4 पन्ने से कम करना हो। वाह वाह भाई वाह। संक्षेप में भी 4 पन्ने हुए, वरना साले 100-200 पन्ने लिखवाते हैं। अरे तेज भी थोड़ी है और धीरे धीरे भी। तुम ही बताओ, उल्टी बात है या नहीं? हाँ उल्टी बात है। देखिए, ये बालक भी इतनी सी बात को आसानी से समझ सकता है, लेकिन हमारे लकीर के फकीर अध्यापक, उनको इतनी भी तमीज नहीं। और ऊपर से दावा क्या करते हैं, हम अध्यापक हैं। अध्यापक? अरे काहे के अध्यापक? जब मेरे दर्जे में आओगे ना बंधु, तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। अभी तो दर्जे में अव्वल आ गए हो, तभी तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं रखते। इसलिए मेरा कहा मानो, चाहे लाख फेल हुआ हूं, लेकिन दर्जे में तुमसे बड़ा हूं। जीवन का अनुभव तुमसे कहीं अधिक है, इसलिए जो कुछ कह रहा हूं उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। जाओ। निकल गई। मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिया। हो गया नाच? तो खाना खा लो। अरे रुको, कितनी बार समझाया, भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। गधे हो एकदम।
स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर ही जाने ये सदगुरु उपदेश वाला एक कब समाप्त करते। एक तो ये भोजन भी मुझे आज कुछ निस्वार्थ सा ही लग रहा था। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब जब पास होने पर ही ये मेरा इतना तिरस्कार कर देते हैं, तो फेल होने पर क्या करेंगे? अरे फेल होने पर तो ये मेरे प्राण ही ले लेंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे का जो भयंकर चित्रण मेरी आंखों के सामने खींचा था, उसने तो मुझे भयभीत कर दिया था। अरे झकझोर के रख दिया था मुझे। मैं कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा ना, मुझे तो यही ताजुब होता है। लेकिन इतने तिरस्कार के बाद, अरे इतने तिरस्कार के बाद मेरी पुस्तकों में अरुचि जो की त्यों बनी रही। अरे खेल कूद का तो कोई अवसर हाथ से जाने ही नहीं दिया मैंने। मतलब मैं पढ़ाई करता था, लेकिन उतनी ही कि रोज का टास्क भी पूरा हो जाए और दर्जे में जलील भी न बना पड़े। लेकिन फिर अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो लुप्त हो गया और फिर वही चोरों जैसा जीवन कटने लगा। मगर फिर मजे की बात तो यह है कि फिर से सालाना इम्तिहान हुए। चलिए देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट आया है। लगता है भाई साहब पढ़ाई में लीन। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओए चंदू, भाई साहब, वो स्कूल पे रिजल्ट लगा जाकर देखा है। हाँ चलो। भानु तुम्हारा रिजल्ट पहले देखो, तुम्हारा देखो पहले। अरे भानु, अरे मैं तो फिर पास हो गया, मैं तो फिर पास हो गया। मैं तो फिर पास हो गया, फिर से पास हो गया। लेकिन भाई साहब फिर फेल हो गए। अरे मैंने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। सुबह 6 से 8 भोर में, फिर दोपहर में और फिर शाम को, फिर भी पास हो गए। लेकिन भाई साहब की मुख मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। अरे जब उन्होंने नतीजा देखा तब तो वो रो ही पड़े। भाई साहब, अपने पास होने की खुशी आधी से हो गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता ना, तो भाई साहब को शायद इतना दुख नहीं होता। लेकिन अब विधि का विधान कौन डाल सकता है। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। अगर भाई साहब एक और दर्जा फेल हो जाए तो अरे फिर तो मैं उनके समकक्ष हो जाऊंगा। फिर वो किस बात पे मेरी नसीहत और फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को अपने मन से बलपूर्वक निकाल ही दिया। अरे आखिर वो जो कुछ भी बोले, मुझे मेरे भले के लिए तो बोलते हैं। वो समय मुझे अवश्य अप्रिय लगता है, लेकिन ये शायद उनके ही वचनों का असर है कि मैं दनादन पास हो रहा हूं, वो भी अच्छे नंबरों से। लेकिन अब की बार भाई साहब कुछ नरम से पड़ गए थे। अरे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो ये समझ ही चुके थे कि मुझे डांटने का अधिकार तो वो खो चुके हैं। बेचारे, मुझे तो उन पर तरस आता था। अरे मेरी तो स्वेच्छा भी बढ़ी और उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाया मैंने।
मुझे तो कुछ ऐसा आभास हुआ कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर जो इतनी बलवान है। मगर इसी कारण जो भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया करता था, वो बंद हो गया। मुझे पतंगबाजी का नया शौक पैदा हो गया था। अरे ढील दे। और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ाता था। चल पैंट। लेकिन मैं भाई साहब का अदब करता था, इसीलिए उनकी नजर बचा के लिए पतंगबाजी करने निकलता था। चल लपेट लपेट, बहुत काली काटो की पीली काली वाली, ठीक है ढील दे। अरे कंधे बांधना, माजे देना, पतंगबाजी टूर्नामेंट आदि समस्या गुप्त रूप से हल की जा रही थी। काली काली काटू, चल ढील दे। अरे और ढील दे। अरे ढील, अरे लपेट, अरे भाई लपेट, कट गई। चलो लपेट लपेट लपेट। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर, जब मैं पतंग के पीछे बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता झूमता पतंग की ओर दौड़ा जा रहा था, जैसे मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संसार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उस पतंग का स्वागत करने दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। सब कुछ शांत और समतल सा था। मोटर गाड़ियां, ट्रैम, किसी की आवाज नहीं थी। जैसे मानो सब उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो। मगर उसी समय मेरी भाई साहब से मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे होंगे उस वक्त। अरे उन्होंने मेरा हाथ उग्र भाव से पकड़ा और बोले, भानु, ये सड़क छाप लौंडों के साथ दो कौड़ी की पतंग के पीछे भागते हुए तुझे शर्म नहीं आती? इतना भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? चलो निकलो, जैसे घर का मामला है। अरे मुझसे सिर्फ एक ही दर्जा नीचे हो। आखिर कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल किया होता। एक जमाना था जब 8वीं जमात वाले नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डेप्यूटी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। अरे कई 8वीं पास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और उसी 8वीं जमात में आकर तुम्हें आलतू फालतू लोगों के साथ पतंग के पीछे दौड़े हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर तरस आता है। अरे तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा जहन किस काम का जो हमारी आत्मगौरव की हत्या कर दे? अबे तू गया नहीं साले मिडिलची। क्या सोच रहे हो? अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि अब तो भाई साहब से एक ही दर्जा पीछे हो, तो उन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। तुम चाहे मेरे ही दर्जे में क्यों ना आ जाओ, और ये परीक्षकों का अगर यही हाल रहा ना, तो तुम अगले वर्ष मेरे समकक्ष होगे। उसके अगले वर्ष शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में ये जो 5 साल का अंतर है, इसे तुम तो क्या ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे जो जीवन का अनुभव है उसकी बराबरी नहीं कर सकते तुम, चाहे तुम ये MA, DPhil या DLT क्यों ना कर लो। और जनाब, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझ आती है दुनिया देखने से। हमारी अम्मा ने एक भी दर्जा पास नहीं किया, बाबूजी भी 5वीं या 6वीं के आगे नहीं गए। लेकिन अम्मा और बाबूजी को हमें हमेशा समझाने और सुधारने का अधिकार रहेगा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनको दुनिया का अनुभव हमसे कहीं अधिक है। ये अमेरिका की राज व्यवस्था कैसी है, या हेनरी 8 के कितने विवाह हुए,
या आकाश में कितने नक्षत्र हैं उनको चाहे मालूम ना हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिसका ज्ञान उन्हें हमसे कहीं अधिक है। भगवान न करे अगर कल को मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, तुम बाबूजी को तार भेजने के अलावा कुछ नहीं करोगे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर बाबूजी होंगे, उनके हाथ पैर नहीं फूलेंगे, वो किसी को तार नहीं भेजेंगे और घबराएंगे भी नहीं। वो पहले इस मर्ज की दवा ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो डॉक्टर को बुलाएंगे। पर ये बीमारी तो अलग बात है। अरे मैं और तुम तो घर का खर्च भी ठीक से नहीं चला पाते। जो कुछ बाबूजी भेजते हैं वो 20-22 दिन में खत्म हो जाता है, उसके बाद हम पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। अरे वो नाई और धोबी से भी नजरें चुरानी पड़ती है। और जितना बाबूजी हमें भेजते हैं ना, उसके आधे में उन्होंने जीवन का एक बड़ा भाग नेकदिली और इज्जत से जिया। एक बड़े कुटुंब का पालन किया जिसमें हम दोनों को मिलाकर कुल 9 आदमी थे, 9। और अपने हेडमास्टर साहब को जानते हो ना, वो एमए है और एमए भी यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए। लेकिन उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ ही करती है। यहाँ पर उनकी डिग्री बेकार हो जाती है। पहले वो घर का इंतजाम खुद किया करते थे, कभी खर्च पूरा नहीं पड़ता था और हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। जब से उनकी माँ ने घर का प्रबंध अपने हाथ में लिया है, मानो लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी। इसलिए दिमाग से ये गुरूर निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए और स्वतंत्र हो गए हो। मेरे रहते हुए तुम वेले नहीं हो, और अगर बातों से ना माने तो मुझे लातों का प्रयोग करना भी आता है। मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही होंगी। हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो एकदम सही है और आपको ये कहने का अधिकार भी है। मत रो मेरे भाई, मत रो, चुप हो। अरे मेरा भी बहुत मन करता है खेलने कूदने का, लेकिन अगर मैं ही बहक गया तो तुझे कौन संभालेगा? आखिर ये भी तो मेरा ही कर्तव्य है। उसी समय एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजर रही थी, जिसकी डोर नीचे की ओर लटक रही थी। कुछ मिडलची बालकों का झुंड उस पतंग के पीछे शोर मचाते मचाते दौड़ा जा रहा था। तभी भाई साहब उछले, पतंग की डोर पकड़ी, भानु चल, और हॉस्टल की तरफ बेतहाशा दौड़ लगा दी। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा।